नमस्कार दोस्तों, जीके ट्यूटन सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपका चल रहा था कछुआ राजवंश, जिसमें अपन पढ़ चुके हैं सवाई जयसिंह के दोनों पुत्र ईश्वर सिंह और माधो सिंह भाई भाई की लड़ाई है, जो उस चैप्टर में बता चुका हूं। आज अगला चैप्टर लेके आए भाग 8। 8वां भाग है, जिसमें अपन चल रहे हैं कछुआ राजवंश का भाग। और आज चलेंगे कछुआ राजवंश का राजा सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह राजा को लेकर चलेंगे, जिसे ब्रज नदी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, ब्रजराज की उपाधि थी वो जाट राजा को मिली थी, बदन सिंह को, और ब्रज नदी कहते प्रताप सिंह को। अब चलते प्रताप सिंह। ये अपना कछुआ राजवंश चल रहा है, जयपुर का राजवंश चल रहा है। ये अपन का क्या भैया, राजस्थान। क्या है, राजस्थान। ये अपन का राजस्थान, और राजस्थान में पढ़ रहे हैं कछुआ राजवंश। देखो कछुआ राजवंश है। मैं एक बात कह दूं, आप जिस चैनल को जितना सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे और कमेंट में ये भी बताएंगे कि पढ़ाई में ये समझ में नहीं आ रहा, इस चैनल पर सभी क्लास चल रही है, साइंस की, पॉलिटिकल की, कंप्यूटर की और राजस्थान जीके तथा बाल व महिला अपराध भी इस पर चैप्टर चल रहा है, जिसमें अपन पढ़ रहे कछुआ राजवंश। इधर जयपुर का राजवंश चल रहा है और यहां राजा बन गया सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह राजा बना 1778 से 1803, यानी इसका शासनकाल था 1778 से 1803। सवाई प्रताप सिंह विद्वान राजा था, इतना विद्वान राजा था कि इसके दरबार में 22 विद्वान हर समय उपस्थित रहा करते थे। कितने विद्वान? 22 विद्वान उपस्थित रहा करते थे। विद्वानों को कहते हैं गंधर्व, और 22 को कह दिया बाईसी, यानी विद्वान को गंधर्व के नाम से जाना जाता है और 22 को कह दिया बाईसी। तो इधर सवाई प्रताप सिंह था, इसको 22 विद्वान इसके दरबार में उपस्थित होने के कारण और इसको एक उपाधि मिली थी, जिसका नाम है गंधर्व बाईसी। इधर सवाई प्रताप सिंह था, इसका जो दरबारी जो कवि था वो था चांद खां। कौन था? चांद खां। चांद खां था, इसके दरबार में हर समय 22 विद्वान रहा करते थे, जिसमें मैंने कहा था इसको गंधर्व बाईसी की उपाधि मिली थी, जिसमें इसके दरबार में गणपति कौन रहता था? गणपति। इधर ये चांद खां इसका दरबारी मुख्य कवि था। इधर इसके दरबार में द्वारका नाथ भी था। कौन था? द्वारका नाथ। इसी चांद खां के जो दरबार में था एक पद्माकर। कौन था? पद्माकर, यानी चांद खां के सामने काम करता था पद्माकर, और पद्माकर ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है जगत विनोद ग्रंथ। जगत विनोद ग्रंथ। इस ग्रंथ की रचना की थी चांद खां के दरबार में रहता, साथ में रहता था पद्माकर। उसने जगत विनोद ग्रंथ की रचना की थी, इसलिए इस पद्माकर को किसको? पद्माकर को और एक उपाधि दी गई थी, जिसका नाम है कवि चंद्र चूड़ामणि। कवि चंद्र चूड़ामणि की उपाधि किसको दी गई थी? ध्यान रखना, पद्माकर को। और जबकि यह चांद का था। कौन था? चांद का। यह चांद का सवाई प्रताप सिंह का दरबारी कवि था, मुख्य कवि था। कौन? चांद का। चांद खां ने एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसका नाम है स्वर सागर ग्रंथ। स्वर सागर ग्रंथ की रचना की थी किसने? चांद खां ने। चांद खां के साथ कौन रहता था? पद्माकर। पद्माकर ने किस ग्रंथ की रचना की? जगत विनोद ग्रंथ। इसलिए उसको एक उपाधि दी, कवि चंद्र चूड़ामणि। जबकि चांद खां था, इसने स्वर सागर ग्रंथ की रचना की, इसलिए इसको चांद खां को एक उपाधि दी, और जिसका नाम है बुद्ध प्रकाश। बुद्ध प्रकाश। इस प्रकार बुद्ध प्रकाश की चांद खां को दी थी। कवि चंद्र चूड़ामणि की जगत विनोद ग्रंथ लिखा था पद्माकर को दी गई थी। इस प्रकार सवाई प्रताप सिंह का था, उसके दरबार में 22 विद्वान रहा करते थे, जिनमें से मुख्य विद्वान था चांद खां।
तथा गणपति, चांदखा, द्वारकानाथ, ये सभी इसके दरबार में उपस्थित रहा करते थे। किसके में? सवाई प्रताप सिंह के में। 22 विद्वान रहते थे, इसलिए इसको एक उपाधि दी थी गंधर्व 22। सवाई प्रताप सिंह एक विद्वान खुद था, खुद विद्वान था। इसने एक ग्रंथ की रचना की थी, खुद स्वयं ने भी एक राजा होके इसने स्वयं ने एक ग्रंथ की रचना की थी, और जिसका नाम था, तुमको पता है, राधा गोविंद। जय हो भगवान। राधा के पति कौन थे? गोविंद। कौन थे? गोविंद। तो राधा गोविंद, राधा गोविंद की रचना किसने की थी? सवाई प्रताप सिंह ने। परंतु इसमें जो सहयोग दिया था वो किसने दिया था? ब्रजपाल भट्ट ने। अरे किसने दिया था? ब्रजपाल भट्ट ने, जो राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना की थी। राधा गोविंद संगीत सार, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना की थी, वो सवाई प्रताप सिंह ने की थी। परंतु इसमें सहयोग किसने दिया? ब्रजपाल भट्ट ने। ब्रजपाल भट्ट ने दिया था, सवाई प्रताप सिंह ने राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना की थी। ध्यान रखना एक बात, सवाई प्रताप सिंह था, सबसे ज्यादा किस भगवान की पूजा करता था? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए हर बात में भगवान गोविंद श्री कृष्ण यही आते थे सवाई प्रताप सिंह के में। तो सवाई प्रताप सिंह ने किस ग्रंथ की रचना की थी? राधा गोविंद संगीत सार। उसमें सहयोग किसने दिया था? ब्रजपाल भट्ट ने। इस प्रकार सवाई प्रताप सिंह था और वो जी इधर राज कर रहा था। ऐसा बताते कि सवाई प्रताप सिंह था, इसने 1786 में, और एक मराठा सरदार था जिसका नाम था महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया एक दरबारी, सॉरी, मराठा सरदार था। सवाई प्रताप सिंह यहां राज किया करता था। इसने 1786 में और 63 लाख रुपए देने का वादा किया था मराठों को, जिसमें मराठा सरदार कौन था? महादजी सिंधिया। जब 1786 ईस्वी में 63 लाख रुपए देने का वादा किया था मराठों को, परंतु उसने पैसे नहीं दिए। महादजी सिंधिया सेना लेके आ गया मराठों की युद्ध करने। किससे? सवाई प्रताप सिंह से। ऐसा बताते हैं कि सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच 1787 में और एक युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, झमाझम और दमादम। 1787 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि इधर पश्चिमी राजस्थान, मारवाड़ कहते हैं, मारवाड़ में एक शासक था विजय सिंह, उसने सवाई प्रताप सिंह का साथ दिया। इस तुंगा के युद्ध में सवाई प्रताप सिंह यानी जोधपुर यानी मारवाड़, जोधपुर मारवाड़ की सेना और जयपुर की सेना दोनों साथ में लड़ी और महादजी सिंधिया को, और तुंगा के युद्ध में 1787 में गुरुजी धूल चटा दी महादजी सिंधिया को। इतनी बुरी धूल चटाई कि महादजी सिंधिया जाते समय कह गया कि मैं अगर जीवित रहा तो इस जयपुर को धूल में मिला दूंगा जैसे मुझे मिलाया है कि नहीं है? तो इस प्रकार महादजी सिंधिया ने और तुंगा के युद्ध को हारकर और जयपुर के बारे में कहा कि मैं अगर जीवित रहा तो इस जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा, धूल में मिला दूंगा। किसको? जयपुर को। इधर महादजी सिंधिया 1787 में तुंगा के युद्ध को हार के चला गया। इधर गुरुजी महादजी सिंधिया ने फिर सेना तैयार की। इधर 1787 में हुआ था तुंगा का युद्ध। कब हुआ था तुंगा का युद्ध? 1787। इधर महादजी सिंधिया को इतनी धूल चटा दी कि ये खुद स्वयं युद्ध करने नहीं आया। इसने अपना एक सेनापति बनाया जिसका नाम था डी बोई। ये फ्रांसीसी था, परंतु सेनापति किसका था? महादजी सिंधिया का। महादजी सिंधिया का सेनापति था डी बोई। महादजी सिंधिया खुद ही चला, क्योंकि पहले इसको पटक पटक के धूल कर ले, ये है जयपुर। इधर डी बोई को भेज दिया और गुरुजी डी बोई चल देता है। इधर गुरुजी एक स्थान पड़ता है पाटन, जो वर्तमान में जयपुर में, पहले दौसा में आता था लालसोट के पास, अब वर्तमान कहां पर है? जयपुर में। इधर पाटन में स्थान था। घटना थी 1790 की। कभी घटना थी? 1790। डिबोई महादजी सिंधिया का सेनापति था, सेना लेके आ गया। इधर सवाई प्रताप सिंह था
और गुरु जी इधर डीबोई था। इनके बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ, झमाझम और दमादम। और वो युद्ध था पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध हुआ 1790 में सवाई प्रताप सिंह और डीबोई के बीच। और उस युद्ध में गुरुजी और डीबोई जीत जाता है, यानी महादजी सिंधिया जीत जाता है। परंतु युद्ध में ऐसा बताते कि डीबोई मारा जाता है। कौन मारा जाता है? डीबोई। डीबोई मारा जाता है, जिसकी कब्र नागौर जिले में स्थित है। ऐसा बताते हैं कि डीबोई की सेना थी। इधर जब ये सवाई प्रताप सिंह युद्ध हार गया, पाटन का तुंगा का तो जीत गया, पाटन का हार गया। जब पाटन के वो हार गया, कौन हार गया? सवाई प्रताप सिंह। डीबोई जीत गया। इधर पाटन के युद्ध को हार गया सवाई प्रताप सिंह। इधर डीबोई की सेना नागौर होकर जा रही थी। नागौर में विजय सिंह की सेना रखी थी। किसकी सेना थी? विजय सिंह। स्वयं विजय सिंह था। विजय सिंह डीबोई की सेना थी, जो महादाजी सिंधिया की सेना थी। डीबोई तो मर गया, परंतु जो महादाजी सिंधिया की सेना थी उससे डर गया। और गुरुजी इससे विजय सिंह से मारवाड़ के से और गुरुजी सावर पर बात की गई थी। तुमको पता है जयपुर और नागौर में, और जो जयपुर में झील आती है सावर, परंतु सावर झील में ज्यादा पानी चला जाता तो नागौर में आ जाती है, और पानी बढ़ जाता तो अजमेर में चला जाता है। तुमको पता है जैसे माना कि सावर झील है, क्या है? सावर झील। ये सबसे ज्यादा है जयपुर में, और फिर इसका विस्तार नागौर में, फिर अजमेर में। पानी सबसे ज्यादा रहता है जयपुर में। सावर झील कहां पर है? जयपुर में। जब इसमें पानी अधिक आता है तो कहां चली जाती है? नागौर में। और पानी आ जाता है तो इसका विस्तार कहां चले जाता है? अजमेर तक। तो ध्यान रखना, इधर सावर स्थान पर इधर महादाजी सिंधिया की सेना और विजय सिंह के बीच 1791 में और एक संधि होती है सावर स्थान पे, जिसका नाम है सावर की संधि। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में सावर की संधि किस किस के बीच हुई? महादाजी सिंधिया और विजय सिंह के बीच। कौन सी? सावर की संधि। सावर की संधि कहां हुई थी? सावर झील पर। कहां पर? सावर झील पर। सावर झील पर महादाजी सिंधिया के और गुरुजी विजय सिंह के बीच संधि हुई थी। इधर गुरुजी सवाई प्रताप सिंह था, मराठों के आक्रमण से इतना परेशान हो गया से ज्यादा। ध्यान रखना, क्वेश्चन आए कि राजस्थान में मराठों के आक्रमण से और आत्महत्या करने वाला शासक कौन था? ईश्वर सिंह। और जब आए क्वेश्चन कि राजस्थान में सर्वाधिक मराठों का आक्रमण किस शासक में हुआ था? सवाई प्रताप सिंह। ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे पहले मराठों ने आक्रमण किया था सवाई जय सिंह पे, जिसने मराठों के डर से होडा सम्मेलन करवाया था। ध्यान रखना, मराठों के डर से मरने वाला शासक ईश्वर सिंह था। ध्यान रखना, मराठों के सर्वाधिक आक्रमण किस शासक में हुए थे? सवाई प्रताप सिंह। इधर मराठों के आक्रमण से सवाई प्रताप सिंह परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया हद से ज्यादा। इधर गुरुजी सवाई प्रताप सिंह था, इसने मराठों से 1800 ईस्वी में संधि कर ली। तो राजस्थान में मराठों से संधि करने वाला शासक कौन था? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह था, इसने मराठों संधि कर ली और गुरुजी मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो ध्यान रखना, जो 1751 में थे वो मराठों संधि करने वाला कौन था? विजय सिंह मारवाड़ से। और 1800 में संधि करने वाला कौन है? सवाई प्रताप सिंह। इधर सवाई प्रताप सिंह था, राज कर रहा था 1800 ईस्वी में और मराठों से संधि कर लेता है। कौन? सवाई प्रताप सिंह। ऐसा बताते हैं कि सवाई प्रताप सिंह की कई रानी थी। तुमको पता है कि सवाई प्रताप सिंह था, जयपुर का शासक था, और जयपुर में तुमको पता है गणगौर और तीज की सवारी निकाली जाती है। गणगौर की जो सवारी निकलती है वो गर्मियों में निकलती है। गणगौर कब मनाई जाती है? गर्मियों में। गर्मियों में मनाई जाती है। और इसी गणगौर के दिन ध्यान रखना, मारवाड़ में और एक महोत्सव मनता है, घुल्ला महोत्सव, और एक नृत्य भी होता है, घुल्ला नृत्य। परंतु इधर हमारे राजस्थान में गणगौर की सवारी जयपुर में निकाली जाती है। तो गणगौर की सवारी को देखने के लिए सवाई प्रताप सिंह की रानी आती थी। अब रानी आती थी, वो पर्दा करती थी, और पर्दा करती थी, गर्मी इतनी पड़ती थी कि उनका जो मेकअप होता था वो पूरा नीचे आ जाता था। बिल्कुल रानी परेशान हो जाती थी कि तीज की सवारी क्या देखी हमने, तो हमारा पूरी फेयर लवली नीचे उतर गई। इधर सवाई प्रताप सिंह की रानियों ने कहा कि महाराज हम गणगौर और तीज की सवारी नहीं देखेंगे। क्या? क्यों? कि
हम वहां जाते हैं पूरा मेकअप करके और हमारा मेकअप उतर जाता है। हमारे लिए कोई अच्छा सा स्थान चुने जहां हम गणगौर और तीज की सवारी देख सके। सवाई प्रताप सिंह ने कहा, रानियों में इतनी जल्दी कैसे बनवाऊं कि राजा है, आप बनवा सकते हो और आप कैसा भी काम कर सकते हो। इधर गुरु जी सवाई प्रताप सिंह ने और गुरु जी ऐसा किया कि बिना नीम के, कैसे? बिना नीम के, बिना नीम के और एक महल बनवा दिया। महल बनवा दिया क्योंकि हवा के लिए बनवाया था और वो था जिसका नाम है हवा महल। कई बार आ जाता है कि राजस्थान में ईयर दुर्ग कहां पर है, ईयर दुर्ग कहां पर है बच्चे? अरे यार ईयर दुर्ग तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, तो ईयर दुर्ग कहां पर है? अरे ध्यान रखना, हवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईयर। क्या कहते हैं? ईयर, है कि नहीं है? और महलों किले को दुर्ग कहा जाता है, तो इसे कहते हैं ईयर दुर्ग। हवा महलों क्या कहते हैं? ईयर दुर्ग। इधर गुरुजी बिना नीम के, क्योंकि नीम भरेगा, समय लगेगा, टाइम लगेगा, बिना नीम के चट्टान पे और एक गुरुजी महल तैयार कर दिया जिसमें हवा ही हवा आती है, उसे कहते हैं हवा महल। हवा महल का निर्माण करवाया जैसे ईयर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। यह सवाई प्रताप सिंह ने अपने रानियों के लिए करवाया था, रानियों के लिए करवाया था, गणगौर और तीज की सवारी देखने के लिए करवाया था। इसमें जो खिड़की और झरोखे हैं वो इस प्रकार है कि रानियों को पर्दा करने की जरूरत नहीं, नीचे से ऊपर नहीं देख सकता और ऊपर से नीचे लोग देखे जा सकते हैं। इसमें कुल खिड़की झरोके हैं वो है 953। कितने हैं? 953। और गुरुजी ऐसा बताते कि इसमें जो खिड़की है, मैं कौन हूं? 52, 152। कितनी है? 152। इधर सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया, वो इस प्रकार है गुरुजी। किस प्रकार है? इस प्रकार है वो हवा महल, तुमने देखा होगा, इस प्रकार है, इस प्रकार तुमने देखा होगा, इस प्रकार है। और ये सबसे ज्यादा किसकी पूजा करता था? भगवान श्री कृष्ण की। इसलिए आपसे क्वेश्चन आए कि हवा महल की आकृति कैसी है? भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। बताओ मुकुट के समान है कि नहीं है? है कि नहीं है? भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान हवा महल की आकृति। यह हवा महल है, ये 5 मंजिला, 1 2 3 4 5, यह 5 मंजिला है। क्या? हवा महल। हवा महल की जो ऊंचाई है वो है 15 मीटर। कितनी मीटर है? 15 मीटर। 152 खिड़की है, 953 खिड़की और झरोके हैं। किसमें? हवा महल में। कितना मंजिला है? 5। कितना मंजिला है? 5। 5 मंजिला कितने मीटर है? 15 मीटर। जो ऊपरी मंजिला 5वीं, उसकी जो चौड़ाई है मात्र 1.5 फीट। कितनी फीट है? 1.5 फीट, मात्र 1.5 फीट है। गुरुजी जब इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान आकृति तो है, परंतु ऐसा लगता है कि मधुमक्खी का छत्ता है, मधुमक्खी का छत्ता है। तो क्वेश्चन आ भी सकता है, आ भी जाए तो क्या बात कि राजस्थान का ऐसा कौन सा महल है जो मधुमक्खी के छत्ता के समान है? तो वो है हवा महल। तो ध्यान रखना, हवा महल है, इसको निर्माण 1799 में कराया था और इसका जो वास्तुकार था वो था लालचंद ओस्ता। कौन था? लालचंद ओस्ता। यानी इसको कारीगर बनाने वाला कौन था? लालचंद ओस्ता। इसमें 5 मंजिला है और जो गुरुजी 5 मंजिला है वो सेकंड ग्रेड में पूछ चुके हैं कि इसमें मंजिल कितनी है? 5। परंतु बीएसटीसी में छोटे पेपर में क्वेश्चन आया था कि इसकी दूसरी मंजिल का नाम क्या है, क्योंकि 5 मंजिल है। एक घर में तुमको पता है 5 कमरे होंगे, 4 कमरे होंगे, 3 कमरे होंगे, हर कमरे का नाम होगा टीवी वाला कमरा, भाभी वाला कमरा, बेड वाला कमरा, ऐसे ही यानी 5 कमरे हैं और 5 कमरे का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, मुझसे एक लड़के ने कहा सर, मैं क्या बात है सर विचित्र है, सर विचित्र है। मैंने क्या है? मैंने कहा कि क्या है? उसने कहा सर विचित्र है, प्रकाश हवा मंदिर। सर विचित्र है प्रकाश हवा मंदिर। ध्यान रखना, सर विचित्र है प्रकाश हवा मंदिर। कि इसमें कितनी मंजिल है? 5। कितनी मंजिल है? 5। और 5 का याद करना है, यानी फर्स्ट कौन से? से मतलब सरद मंदिर। ध्यान रखना, हर महल के पीछे
5 मंजिला है, पांचों महलों के नाम अलग अलग है, हर महल के पीछे मंदिर मंदिर आएगा। इस सरद मंदिर को, और एक चीज और ध्यान रख लेना, प्रताप मंदिर के नाम से भी जानते हैं, प्रताप मंदिर के नाम से भी जानते हैं। वैसे रमन मंदिर, विचित्र से विचित्र मंदिर, प्रकाश से प्रकाश मंदिर, हवा से हवा मंदिर। इस प्रकार कितने महल है? 5। यानी पहली मंजिल का नाम क्या है? सरद मंदिर, जिसको प्रताप मंदिर के नाम से जाना जाता है। दूसरी मंजिल का नाम क्या है? रमन मंदिर। तीसरी का नाम क्या है? विचित्र मंदिर। चौथी का नाम क्या है? प्रकाश मंदिर। पांचवी का नाम क्या है? हवा मंदिर। तो कितनी मंजिल है भैया? 5। पांचों का नाम है सर विचित्र प्रकाश हवा मंदिर। इसमें पांचों मंदिर हो गई, क्रम से हो गई। यानी फर्स्ट का नाम क्या है? सरद मंदिर। दूसरी क्या है? रमन मंदिर। तीसरी क्या है? विचित्र मंदिर। चौथी का क्या है? प्रकाश मंदिर। पांचवी का क्या है? हवा मंदिर। हवा मंदिर। इसमें गुरुजी ठंडी हवा लगती है गर्मियों में। इसमें रानी आई मेकअप करके और गणगौर और तीज की सवारी देखी, और गुरुजी इतनी अच्छी तरीका से देखी कि उनकी फेयर लवली गई ही नहीं। वो घर तक गई परंतु मेकअप खराब नहीं हुआ। तो ध्यान रखना, सवाई प्रताप सिंह ने जो हवा महल का निर्माण किन के लिए करवाया था? रानियों के लिए। किसके लिए? गणगौर और तीज की सवारी देखने के लिए। इसका वास्तुकार कौन था? लालचंद होता। कब बनवाई? 1799। ये हवा महल कैसा है? बिना नीम के। ध्यान रखना, बिना नीम के दुर्ग पूछे तो गागरोन का दुर्ग जो झालावाड़ में स्थित है, जो बिना नीम के है, काली सिंधु और आऊ नदी पर स्थित है। एक महल पूछे तो जिसका नाम है जल महल, ये भी बिना नीम के मानसागर झील में। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ करात समय करवाया था। जल महल का निर्माण मानसागर झील में स्थित है। इस प्रकार सवाई प्रताप सिंह ने गुरुजी हवा महल का निर्माण करवाया था। इसमें 5 मंजिल है। सर विचित्र है प्रकाश मंदिर, से सरद मंदिर, रे से रमन मंदिर, विचित्र से विचित्र मंदिर, प्रकाश से प्रकाश मंदिर, हवा से हवा मंदिर। ये 5 मंजिला है और 5 मंजिलों के नाम अलग अलग हैं, बता चुका हूं। 953 खिड़की है, 152 इसमें ऐसा बताते खिड़की, 953 खिड़की जाली झरोके हैं। इसे ईयर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी आकृति भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। तो हवा महल है, ये किसको समर्पित है? भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ध्यान रखना, राजस्थान का हवा महल है वो जयपुर में है, और राजस्थान का दूसरा हवा महल है वो है कहां पर? चूरू में। राजस्थान का दूसरा हवा महल चूरू में है, जिसे एक नाम से जानते हैं, सुराणा का महल। सुराणा का महल, सुराणा का महल भी कहते हैं और इसे चूरू का महल भी कहते हैं। ध्यान रखना, सुराणा का महल चूरू का महल है। इस महल को 1870 में बनवाया था, 1870 में, और एक सुराणा ही था, वहां का सुराणा ही था। जब अकाल पड़ा था तो ये ऐसा महल है जो अकाल पड़ा था तो सिर्फ भोजन पानी रोटी मजूरी करने आते थे लोग, और इस महल का निर्माण करवा दिया। ऐसा बताते हैं कि इसमें सुराणा महल में इसमें कुल दरवाजे खिड़की 1111 है, यानी हवा महल से भी ज्यादा है। परंतु वो हवा महल 1799 बन गया, ये 1870 में बना था, इसलिए इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। किसको? सुराणा का महल। ये कहां पर है? चूरू में है। इसे शेखावाटी का हवा महल भी कहा जाता है। ध्यान रखना, खेतड़ी महल को और शेखावाटी का ताजमहल कहते हैं, और सुराणा का महल को शेखावाटी का हवा महल कहते हैं। इधर शेखावाटी इधर सुराणा का महल है, 1870 में बनवाया था, 1111 इसमें खिड़की झरोके सभी है। ऐसा बताते कि एक दिन चाहिए खिड़की झरोके और दरवाजों को बंद करने के लिए। किसको? सुराणा के महल को पूरा एक दिन चाहिए। ऐसा बताते कि ये 6 मंजिला है। वो कितना मंजिला है? 5। हवा महल कितना मंजिला है? 5। और ये कितना मंजिला है? 6। कौन सा महल? सुराणा का महल। इसे सुराणा की हवेली के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, हाड़ौती का हवा महल,
हाड़ौती का हवा महल, हाड़ौती क्षेत्र में कोटा बूंदी बारा झालावाड़ आते। हाड़ौती का हवा महल है वो है अवेड़ा का महल, अवेड़ा का महल। एक बात तो ध्यान रखना, एक झील है राजस्थान में जिसका नाम है पिछोला, इस पर एक महल है जिसका नाम है चित्रित हवा महल, चित्रित हवा महल। तो देखो हवा महल कहां पर है? जयपुर में। राजस्थान का दूसरा हवा महल है सुराना का महल चूरू में, जिसमें 1111 खिड़की झरोखे दरवाजे 1870 में निर्माण हुआ था, अकाल पड़ा था। यह 6 मंजिला है। गुरुजी अवेड़ा का महल है, ये कोटा में है, जिसे राजस्थान का हवा महल कहते हैं। ध्यान रखना, आंवला मीणी का महल है कोटा में, आंवला मीणी का महल है वो ताजमहल है, और अवेड़ा का महल है वो हवा महल है। इधर पिछोला झील पर और एक गुरुजी हवा महल है जिसका नाम है चित्रित हवा महल। तो इस प्रकार गुरुजी ये राजस्थान में हवा महल है। इधर सवाई प्रताप सिंह था। कौन था? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह था, इसका एक दरबारी था जिसका नाम था साहेब राम। साहेब राम इसका दरबारी था, और दरबारी क्या था? ये चित्रकार। इसका दरबारी को उर्दू कौन था? चांद था। जबकि दरबारी चित्रकार कौन था? साहेब राम, जिसने एक मूर्ति बनवाई थी ईश्वर सिंह की। किसकी बनवाई थी? ईश्वर सिंह, जो सवाई जय सिंह का पुत्र था, ईश्वर सिंह और माधव सिंह। इस प्रकार सवाई प्रताप सिंह ने राज किया, गंधर्व भाई सिंह के नाम से जाना जाता था। 1778 से 1803 तक राज किया था। सबसे मुख्य बात है, इसने तुंगा और पाटन के युद्ध लड़े और मराठों से संधि की, और गुरुजी हवा महल का निर्माण करा दिया। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803 तक राजा रहता है, और इसके बाद और गुरुजी एक राजा बनता है जिसका नाम है सवाई जगत सिंह। कौन बनता है? सवाई जगत सिंह। इधर ये अपना क्या भैया? राजस्थान। ये अपन का राजस्थान। राजस्थान में इधर जयपुर, और जयपुर का राजा जगत सिंह, ये सेकंड था। राजा कब बना? 1803 में। प्रताप सिंह खत्म हुए, और 1803 से और 1818 तक कौन राजा रहा? जगत सिंह। कौन रहा था? जगत सिंह। जगत सिंह सेकंड है। फर्स्ट जगत सिंह मैं तुमको बता चुका हूं, जो राजा मान सिंह हुआ था भगवान दास का, उसका जगत सिंह था, जिसकी बंगाल में मृत्यु हो गई थी। उसकी याद में राजा मान सिंह ने और जयपुर में आमेर में एक मंदिर बनवाया था, जगत शिरोमणि मंदिर। वो जगत सिंह फर्स्ट था, और ये जगत सिंह सेकंड है। इधर जगत सिंह सेकंड 1803 से 1818 तक राज किया था। इसको जयपुर का बदनाम शासक कहते हैं। अब क्यों कहते जयपुर का बदनाम शासक? चलते आगे। इधर दक्षिण राजस्थान, दक्षिण राजस्थान को अपन कहते हैं मेवाड़। क्या कहते हैं? मेवाड़। दक्षिण राजस्थान को अपन कहते हैं मेवाड़, और पश्चिमी राजस्थान को अपन कहते हैं मारवाड़। इधर जगत सिंह राजा था, इसे जयपुर का बदनाम शासक क्यों कहते हैं? कुछ नहीं कहा, बस जयपुर का बदनाम शासक क्यों कहा? इसने कुछ नहीं किया, बस बदनाम शासक था। इधर मेवाड़, मारवाड़, इधर जगत सिंह। ऐसा बताते कि मेवाड़ में एक शासक था भीम सिंह। भीम सिंह की एक लड़की थी कृष्णा कुमारी, 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष की बाली उम्र को सलाम। इधर कृष्णा कुमारी थी, भीम सिंह की पुत्री थी। इधर मारवाड़, मारवाड़ में भी एक भीम सिंह था, और उसका एक छोटा भाई मान सिंह था। इधर भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का संबंध और मारवाड़ में भीम सिंह से कर दी। एक छोटा मोटा जवान था मारवाड़ का, मान सिंह का भाई बड़ा भीम सिंह। इधर भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का संबंध भीम सिंह के साथ कर दिया। इधर गुरुजी आदान प्रदान हो गए, मोबाइल नंबर, धुआंधार बातें होने लगी। किस किस में? भीम सिंह और कृष्णा कुमारी में। इधर बेचारा मान सिंह रिचार्ज कराता था धुआंधार।
धुआंधार रिचार्ज कराता था, कभी इधर रिचार्ज करा कभी इधर कराया। मान सिंह के धुआंधार बाजा के कट्टा बिक रहे थे, इधर मान सिंह रिचार्ज करा रहा था। भीम सिंह सीधा था, बहुत सीधा था। इधर कृष्ण कुमारी से बात हुआ करती थी, ये 2-4 दिन कृष्ण कुमारी का फोन नहीं आया और भीम सिंह का मोबाइल शांत रहा। भीम सिंह सोच रहा था फोन कैसे नहीं आया, इतना सोचता 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 और कृष्ण कुमारी के बारे में इतना सोच गया कि भीम सिंह के बीपी लो हो गया। भीम सिंह के बीपी लो हो गया, भीम सिंह जी खत्म हो गए। कृष्ण कुमारी को पता चला कि हमारे बुतो गए, हमारे बुतो गए। कृष्ण कुमारी रो रही थी, हाय गए वो तो। इधर भीम सिंह ने कहा बेटी क्या हो गया, कि पापा जी पूछो मत, वो तो गए। कि बात क्या, कि बात ऐसे 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 पूरी बात बता दी। भीम सिंह ने कहा बेटी चिंता मत कर, अब के तेरा संबंध हम पैसे वाले राजघराने में करेंगे। इधर तुमको पता है पैसे वाला राजघराना कौन सा था? जयपुर, क्योंकि सबसे ज्यादा मराठों के आक्रमण कहां होते थे? जयपुर। जयपुर पैसे वाला राजघराना था। जयपुर में मराठों के आक्रमण हुआ करते थे। जयपुर पैसे वाला, क्योंकि जयपुर इसलिए था क्यों इन्होंने कोई मुगलों से युद्ध किए नहीं ज्यादा, और मुगलों से युद्ध नहीं किए, मुगलों ने यहां से माल लूटा इसके पास रखा था। और हानि कब होती है? युद्धों में। जब ही तो कहते हैं गांव वाले झगड़ा मत करो नहीं तो नाश होगा घर का। इधर जयपुर में शासक जगत सिंह था। इधर भीम सिंह ने कृष्ण कुमारी का संबंध जगत सिंह से कर दिया। इस बात का पता मान सिंह को लग गया, भीम सिंह के छोटे भाई को। मान सिंह ने भीम सिंह के पास आया, अरे भीम सिंह मेरा भाई तो मरा है, मैं तो जिंदा हूं, ये संबंध तूने जयपुर कैसे कर दिया? ये संबंध तो यहां होना चाहिए। भीम सिंह ने कहा नहीं, मैं तो भीम सिंह को किया, वो खत्म हो गया। कि वो तो खत्म हो गया, ये संबंध कृष्ण कुमारी का होगा तो मेरे साथ होगा, नहीं तो वरना कहीं भी नहीं होगा। हमारे तो बाजे कट्टा बिक गए। इधर मान सिंह, इधर भीम सिंह ने फोन किया जगत सिंह को कि महाराज ये नया मेहमान था कि मारवाड़ का परेशान कर रहा है कौन? ये भीम सिंह तो मर गया, कौन कर रहा है? कि मान सिंह कर रहा है, कि मारवाड़ का मान सिंह परेशान कर रहा है। मान सिंह को फोन किया जगत सिंह ने, कि जगत सिंह ने कहा मान सिंह से कि मान सिंह मेरे ससुर साहब को परेशान मत कर। इधर मान सिंह ने, आए तेरा कल परसों ससुर बने हो, हमारा भैया का तो बहुत दिन रहा, हमारा भाई का तो बहुत दिन रहा था ससुर, तेरा तो कल ही परसों बना है। और तू कृष्ण कुमारी कहता, कृष्ण कुमारी के हर सेल्फी और हमारे मोबाइल पर रखिए। इधर जगत सिंह ने, आए सेल्फी को कहीं डाल मत देना। उसने कहा मैं अभी डालू फेसबुक पे। इधर मान सिंह और जगत सिंह में गुरुजी इस कृष्ण कुमारी के पीछे झमाझम और दमादम गाली गलौज हुई। इधर जगत सिंह गई तू आजा, इधर मान सिंह गई तू आजा। इधर से मान सिंह की सेना लेके चल दिया, इधर से जगत सिंह भी लेकर चल दिया। जयपुर के पास एक जिला पड़ता है जिसका नाम है नागौर। क्या है? नागौर। नागौर स्थान था। नागौर में एक स्थान है जिसका नाम है गिंगोली। कौन सा स्थान है? गिंगोली। गिंगोली एक होती है हिंगोली और ये होती है गिंगोली। गिंगोली स्थान था। इधर से जगत सिंह आ गया, इधर से मान सिंह आ गया। गिंगोली स्थान पर दोनों मिल गए। इधर जगत सिंह का साथ दे रहा था, युद्ध में आया था, जिसका नाम था अमीर खां पिंडारी। कौन था भैया? अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी जगत सिंह का साथ दे रहा था। इधर गुरुजी घटना थी 1807। 1807 में जगत सिंह और मान सिंह के बीच गिंगोली स्थान पर झमाझम और दमादम भयंकर युद्ध होता है, जिसमें जगत सिंह अमीर का पिंडारी के सहयोग से और गिंगोली के युद्ध को जीत जाता है। गिंगोली का युद्ध कब हुआ? 1807। 1807 में गिंगोली के युद्ध को जीत जाता है जगत सिंह। अमीर का पिंडारी के सहयोग से मान सिंह हार जाता है। मान सिंह कहता अब की बार सेना लाऊंगा और जगत सिंह तुझको देखूंगा तू है कैसा है। कृष्ण कुमारी जिंदी रही और मैं जिंदा रहा तो जाने नहीं दूंगा। इधर गुरुजी गिंगोली का युद्ध हो गया। ये ध्यान रखना, गिंगोली का युद्ध किसके ऊपर हो रहा था? कृष्ण कुमारी के ऊपर हो रहा था। इसलिए इस गिंगोली के युद्ध को कृष्ण कुमारी विवाद भी कहते हैं।
कृष्णा कुमारी विवाद कब हुआ था? 1807। गिंगोली का युद्ध कब हुआ? 1807। किस किस के बीच हुआ? जगत सिंह मान सिंह के बीच। जगत सिंह का साथ किसने दिया? अमीर खां पिंडारी ने। जगत सिंह ने इस युद्ध को किसके सहयोग से जीता? अमीर खां पिंडारी के से। इधर अमीर खां पिंडारी ने सोचा कि काश ये कृष्णा कुमारी जिंदी रहेगी तो मारवाड़ और जयपुर की सेना में युद्ध होते रहेंगे और मांस मरते रहेंगे। इधर अमीर खां पिंडारी आया कृष्णा कुमारी के पास कि बेटी क्यों मानसन न मरवा रही? अरे मैं क्या कर रही हूं काका, मैं तो कहीं भी मानसन न मरवा रही, मैं तो बस 5 रुपया को फेयर लवली पाउच लगाऊं, है कि नहीं है? और इधर अमीर खां पिंडारी ने कहा नहीं बेटी, तेरे चक्कर में जयपुर और मारवाड़ में धुआंधार लड़ाई चल रही है। इधर तो मैं क्या करूं? अमीर खां पिंडारी ने कहा बेटी ऐसा कर तू जहर पी ले। इधर गुरुजी कृष्णा कुमारी ने 1810 में जहर पी लिया। बेचारी कृष्णा कुमारी मर गई। इधर मान सिंह ने किनाऊ इधर सूचना नहीं दी, इधर जगत सिंह ने किनाऊ नहीं कहा कि आजा आजा, दोनों चुपचाप सो गए, है कि नहीं है? इधर जगत सिंह को जयपुर का बदनाम शासक इसलिए कहते कि एक रस कपूर नाम की एक वेश्या थी, रस कपूर नाम की एक वेश्या थी, उसको इसने अपनी रानी बना लिया, नाचने वाली थी, वेश्या थी, और उसको एक दर्जा दे दिया परदायक। परदायक का मतलब होता है उपरानी, ओपे रानी। परदायक का दर्जा दे दिया जगत सिंह ने रस कपूर को। और गुरुजी इससे जयपुर की जनता नाखुश हुई। ऐसा बताते कि रस कपूर को नाहरगढ़ के दुर्ग में कैद कर दिया और वहां इसको खत्म कर दिया। इधर जगत सिंह ने 1818 में अंग्रेजों संधि कर ली और 1818 में गुरुजी ये मर गया, इसलिए इसे जयपुर का बदनाम शासक कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि रस कपूर वेश्या को इसने अपने रानी का दर्जा बनाया। इधर गिंगोली का युद्ध भी लड़ा। इधर जगत सिंह ने राज किया था 1803 से 1818 में, और 1818 में गुरुजी मर गया। और जगत सिंह के लड़का हुआ था जिसका नाम था सवाई जयसिंह। ऐसा बताते कि सवाई जयसिंह हुआ था, इसने 1818 से और 1835 तक राज किया था। जयपुर में एक मंदिर बनवाया था, ब्रज बिहारी जी का मंदिर। बस यही काम किया था सवाई जयसिंह ने। 1818 से 1835 तक राज किया और ब्रज बिहारी जी का मंदिर बनवाया। इस सवाई जयसिंह के बाद और राजा आएगा राम सिंह, जो अगले भाग में पढ़ाया जाएगा, और ये राम सिंह सेकंड होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि झमाझम और दमादम कि आपको इस पढ़ाई में समझ में आई या नहीं आई। अगला भाग आपको अभी मिल जाएगा, ये डंडे के पास अगला भाग होगा। सभी ग्रुप में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।